दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। और इसमें संक्षिप्त में इसको पिछली क्लास की तरह पहले करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 712 ईस्वी से मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं। भारत में पहले आक्रमणकारी अरेबियंस थे। अरेबियंस में मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और वहाँ का रूलर दाहिर कमज़ोर साबित हुआ। इसका पूरा वर्णन डिटेल में 9वीं शताब्दी में बिलादुरी ने एक पुस्तक लिखी थी, फुतुल अल बलदान, जिसमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद इन्हीं को फॉलो करते हुए भारत में तुर्की आते हैं। तुर्की जो मुसलमान थे, उनका उद्देश्य था कि भारत में लंबा शासन करना, और उसी को फॉलो करते हुए सबसे पहले आता है अल्पतगेन। अल्पतगेन जो कि यामनी वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी गजनी थी। इसके बाद वो भारत पे आक्रमण करने में सफल तो नहीं हो पाता है, लेकिन उसका दामाद सुबुक्तगेन भारत पर पहला सफल आक्रमण करता है। और सुबुक्तगेन के बाद महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी एक बड़े सेना के साथ आया था और उसका मुख्य उद्देश्य था भारत से ज़्यादा धन लूटना और धर्म परिवर्तन करना। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहासकार पहला भारत का सुल्तान मानते हैं। इसने सुल्तान की उपाधि भी ली थी, और जब ये सुल्तान का उपाधि ले रहा था तो खलीफाओं को खुश करने के लिए इसने कसम खाया था कि आज से भारत पर हर साल एक बड़ा आक्रमण करूंगा, और किया भी। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक में कुल इसने 17 आक्रमण किया। इसके साथ एक प्रसिद्ध अरब यात्री अलबर्नी भी आया था, जिसने तहकीक की हिंद बुक पुस्तक लिखी थी। अब महमूद गजनवी की बाद मोहम्मद गोरी लगभग 12वीं शताब्दी में भारत पर आता है, और ये वाकई में भारत पर पहला लंबा शासन स्थापित करने की कोशिश करता है। ये इसको मान के चले तो अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत में एक गोरी कबीला था, वहीं से गोर साम्राज्य से ये आया रहता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब भारत में आता है तो पाता है कि उत्तर भारत की तरफ एक महान हिंदू वंश पृथ्वीराज चौहान तृतीय उसके रास्ते का बाधक है। अब उससे आगे निकलने के लिए वो पृथ्वीराज चौहान को हराने की रणनीति बनाता है। आप लोग जानते भी होंगे, उन दोनों में तराइन के 2 युद्ध होते हैं। 1191 में पहला, जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान के बड़े भाई थे, वो भाला फेंक कर मारते हैं, उसके थाई में लगता है और वो भाग निकलता है। इसके बाद दूसरी बार 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय मारे जाते हैं। मोहम्मद गोरी यहाँ का सारा, जैसा कि मोहम्मद गोरी क्या कोई वारिस नहीं था, उसका कोई बच्चा नहीं था, तो इसी युद्ध में तराइन वाले में इसका प्रतिनिधित्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और उसी को यहाँ का साम्राज्य देकर ये वापस गोर चले जाता है। फिर 1205 में आता है। 1205 में इंडिया घूमने के लिए आता है कि देखते हैं यहाँ का प्रशासन कैसा चल रहा है। और यहाँ आने के बाद एक खोखर जाति हुआ करती थी। खोखर जो ओबीसी कह सकते हैं, ये काफ़ी परेशान करते थे, तो इनका ये बुरी तरह से दमन किया था, और दमन कर वापस जा रहा था। वापस जाते समय रात को सतलज नदी के किनारे कैंप लगाता है, और इसकी सूचना तालिबानियों के थ्रू खोखरों को मिलती है। और ऐसा माना जाता है कि 1 या 2 खोखर रात को सतलज नदी पार करते हैं और इसके कैंप में जाते हैं। उस समय ये आजान पड़ रहा होता है और पीछे से खंजर मारते हैं, और इस तरह ये इतने बड़े शासक की मृत्यु इतनी आसानी से हो जाती है। उसके बाद दिल्ली का सारा साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक पर आ जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक नए वंश की नींव डालता है, जिसे हम स्लेव डायनेस्टी या दास वंश के नाम से जानते हैं। दास वंश 1206 to 1290 तक चलता है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 4 वर्ष 1206 to 1210 तक रहता है और दास वंश की स्थापना करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक
को लाख बख्श की उपाधि दी गई है, जिससे कि पता चलता है कि उदार शासक था, लेकिन ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, 4 वर्षों तक ही कर पाया। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल हम सीक्वेंस से पढ़ेंगे आगे चलकर। और इसकी चौगान या पोलो खेलते समय 1210 में घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। जो पोलो का डंडा होता है उसके पेट में घुस जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद आता है आराम शाह। आराम शाह के बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बड़ा भाई था या उसका लड़का था, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जैसा कि इसका नाम था आराम शाह, ये आराम ही करते रहा और ज़्यादा कुछ शासन नहीं कर पाया। इसके बाद आता है इल्तुतमिश। यहाँ मैं ये बता दूँ, दास वंश इसलिए इसका नाम पड़ा, जैसा कि मोहम्मद गोरी का कोई लड़का नहीं था तो मिस्र से हज़ारों की संख्या में ये दास खरीदते थे। उन्हीं में से कुतुबुद्दीन उसे पसंद आया और उसने अपना वारिस बना लिया। इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक का भी कोई लड़का नहीं था और उसने भी इल्तुतमिश को पसंद किया उन 1000 दासों में से और अपना वारिस बना लिया और अपनी लड़की का शादी भी इससे किया। इल्तुतमिश को सल्तनत काल का खास दास वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश लगभग 1211 to 1236 तक शासन करता है, जिसमें उसका एक विशेष, जिस पे हम बात कर लेते हैं, 40 अमीरों के दल का गठन, तुर्क-ए-चहलगानी। तुर्क-ए-चहलगानी इल्तुतमिश के लिए तो फायदेमंद रहा, लेकिन इल्तुतमिश के बाद ये लगभग आने वाले 30 वर्षों तक शासन पर अपना कब्जा जमाए रहे। अब इल्तुतमिश को अपने जीते जी ये समझ में आ गया था कि उसके जो बच्चे हैं वो निकम्मे हैं और रजिया सुल्तान अपनी बेटी में कुछ गुण देखा था और उसे ही वो वारिस बनाना चाहता था। इसके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है और रुकनुद्दीन फिरोज आता है। ये ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। फिर रजिया बेगम आती है, पहली महिला सुल्तान। बड़ी बात है, 1236 से लगभग 1239 या 40 तक रहती है, 4 साल। लेकिन वो तुर्क-ए-चहलगानी से पसंद नहीं करते हैं और इसको हटाने के लिए सत्ता से साजिश करते रहते हैं। इसकी खुद की भी कुछ कमियां रहती हैं और इसके कारण वो 4 साल से आगे नहीं जा पाती है और अंत में इसकी कुछ हिंदुओं द्वारा ही कहा गया है कि हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आता है बहराम शाह को गद्दी पे 40 अमीरों के दल बिठाते हैं, जो 1239 to 1242 तक रहता है। उसके बाद मसूद शाह आता है 1242 to 1246, इसका भी कोई खास रोल नहीं है। फिर नासिरुद्दीन महमूद आता है 1246 to 1266। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी एज का हो चुका था और एक उदार शासक था जिसका पूरा फायदा बलबन उठाता है। और अगला शासक बनता है गयासुद्दीन बलबन। बलबन 1266 to 1286 तक शासन करता है और पहली बार दैवी अधिकार का सिद्धांत लागू करता है और रक्त और लौह की नीति अपनाता है। दैवी अधिकार का सिद्धांत यानी जनता को संबोधित करते समय वो ये बताता है कि मुझे पैगंबर ने, खुदा ने मुझे भेजा है आप पर शासन करने के लिए, मैं दैवी अधिकार से यहाँ आया हूँ। और बलबन एक लंबे समय तक शासन करता है। इसके बाद कोई दास वंश में ऐसा शासक नहीं है। फिर कैकुवाद आता है 1287 to 1290 और इस तरह दास वंश का अंत होता है। अब दास वंश में आप लोग ध्यान देना, अब जो पढ़ना है प्री परीक्षा के लिए उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया बेगम और गयासुद्दीन बलबन। अगर मुख्य परीक्षा के हिसाब से देखें तो गयासुद्दीन बलबन और इल्तुतमिश, इन दोनों पे आप ज़्यादा ध्यान देना। इसके बाद हम आ जाते हैं खिलजी वंश। हमेशा का इतिहास रहा है कि जब किसी वंश का शासक कमज़ोर होता है उसकी ताक में बैठा रहता है और अगला शासक हावी हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ। जलालुद्दीन खिलजी इसी की ताक में था और जलालुद्दीन खिलजी मौके का फ़ायदा उठाकर दिल्ली की शासन पे सत्ता हथिया लिया और जलालुद्दीन खिलजी का काल है 1290 to 1296। जलालुद्दीन खिलजी ज़्यादा समय तक तो नहीं शासन कर पाता है, लेकिन हाँ पहली बार ये दक्षिण की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग जानते भी हैं, काफ़ी क्रूर शासक था और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लंबे समय तक भारत में टिकने की कोशिश की और पहली सल्तनत काल की इसकी विशाल सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी
कि जो बाजार व्यवस्था थी, सैनिक व्यवस्था थी, इसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान देना, जो 1296 से 1316 तक रहता है। इसके बाद के जो 3 शासक हुए, शहाबुद्दीन, उमर खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, खुसरो खां, ये तीनों कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए और खिलजी वंश का पतन होता है और एक नया वंश आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चलता है, 1414 तक, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट शासक होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 टू 1325, फिर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी बात की है, इसे बहुत सारी संज्ञाओं से वो किया गया है। कारण इसने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश किया, लेकिन वो सारे काम शायद समय से पहले थे या समय से बहुत आगे थे, असफल हो गए और ये असफल हो गया बुरी तरह से। फिर फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। इसके बाद के जो शासक हैं, तुगलक शाह, अबू बकर, मोहम्मद शाह, हुमायूं, महमूद और नसरत शाह महमूद, और ये जो जितने भी ये शासक बात के हैं, ये निकम्मे साबित होते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ये इतिहास के नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में देखना है तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को देख सकते हो, और मुख्य परीक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी पे ज़्यादा ध्यान देना। तुगलक वंश में प्री परीक्षा के लिए गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मुख्य परीक्षा के लिए ये नीचे के दोनों शासक, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 टू 1351 और फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। इसके बाद एक नया वंश आता है, सैयद वंश। सैयद वंश के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ बात करेंगे 1398 टू 1412। एक्चुअली में 1412 टू 1414 आपका प्रश्न हो सकता है कि 2 साल कहाँ गए, तो उस समय भारत पे तैमूर का आक्रमण होता है, इसलिए वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। अब सैयद वंश जो 1414 से 1451 तक चलता है, यहाँ पे तैमूर आने के बाद अपना जो भी राज्य जीता था वो खिज्र खां सैयद को उसका उत्तराधिकारी बनाकर चले जाता है। खिज्र खां सैयद 1414 टू 1421 रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कभी गद्दी पर नहीं बैठा और तैमूर खां के लड़के शाहरुख खां को ही उत्तराधिकारी बनाया और नाम का शासन किया। इसके बाद के जो शासक हैं, मुबारक द्वितीय, मोहम्मद शाह चतुर्थ, अलाउद्दीन आलम शाह, ये तीनों कुछ खास नहीं कर पाते हैं और भारत में एक नया वंश आता है, लोधी वंश। लोधी वंश व्यापारी थे, पहले अफगानी व्यापारी थे ये। इन पूरे में ये व्यापार करने के लिए आए थे, जो 1451 टू 1526 तक शासन करते हैं। इसमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। अब सिकंदर लोधी के बारे में आप जानते ही हैं, 1505 में आगरा की स्थापना की थी इसने, और सुंदर दिखने के लिए कभी दाढ़ी नहीं रखता था और गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता था। और लास्ट इब्राहिम लोधी, जिसका इतिहास में विशेष स्थान पानीपत के प्रथम युद्ध के लिए जाना जाता है। इसके पहले हम मुगल काल की बात करें, इसमें खिज्र का सैयद प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से, और इसमें प्री के लिए बहलोल लोधी, सिकंदर, इब्राहिम तीनों को देख सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए सिर्फ सिकंदर लोधी को आप लोग देखना। इसके बाद एक नया वंश आता है, मुगल वंश। सल्तनत काल जो कि अपने आप को सुल्तान कहलवाए, अब मुगल जो अपने आप को बादशाह कहलवाते हैं, और मुगल वंश का पहला शासक आता है बाबर। बाबर पहले से ही ताक में था, बहुत बार उसने कोशिश की भारत पर आक्रमण करने की, सफल नहीं हो पाता था, लेकिन पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोधी की सेना को हराकर मुगल वंश की नींव डालता है। बाबर ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है, लेकिन हाँ, मुगल वंश का संस्थापक तो था 1526 से 1530 तक। इसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में कहा गया है कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और इसकी लड़खड़ाते हुए ही सीढ़ियों से दीने पनाह की लाइब्रेरी से गिरते हुए मृत्यु भी हो गई। इसके बाद आता है सूरी वंश, और सूरी वंश का महान शासक शेर शाह सूरी, ये हुमायूं को बहुत परेशान करता है। और एक सूरी वंश में शेर शाह सूरी की खास बात यह भी है कि इसकी प्रशासनिक व्यवस्था आप जरूर देखना, मुख्य परीक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाबर को आप लोग देख लेना, हुमायूं को, दोनों ही परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद शेर शाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पे ध्यान देना। इसके बाद के जो शासक है, इस्लाम शाह,
आदिल शाह और हेमू ये कुछ खास नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर आता है अकबर महान। अकबर आप जानते ही हैं, अकबर की तुलना प्राचीन इतिहास के अशोक से की जा सकती है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक आता है। अब इसमें जो अकबर महान या अशोक महान कहा गया है, इसके बारे में मैं कभी आगे चर्चा करूंगा कि क्यों ये दो ही महान, क्यों बाकी लोग महान नहीं, या आधुनिक भारतीय इतिहास के लोगों के नाम के आगे महान क्यों नहीं, ये चर्चा का विषय इसे हम जरूर आगे करेंगे। अब अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर के बाद आता है उसका लड़का जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से। इन दोनों को, और खासकर औरंगजेब और अकबर, औरंगजेब अकबर की आप लोग तुलना कर लेना। लगभग दोनों ही अगर देखा जाए तो 49 ईयर्स के आसपास रूल किया था इन्होंने। अब जहांगीर की चित्रकारी पे ध्यान दे देना। शाहजहां जिसने कि सबसे ज्यादा बिल्डिंग्स पे काम किया था, तो उसके बिल्डिंग्स पे आप ध्यान देना। इसके बाद कि जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट की संज्ञा दी गई है, जो औरंगजेब की मृत्यु 1707 से 1858 तक रहते हैं, इसमें जो ये शासक होते हैं जो बहादुर शाह प्रथम से शुरू होकर बहादुर शाह द्वितीय तक खत्म होते हैं, में लगभग टोटल 11 शासक बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फरूख सियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो लास्ट जिसे लीडरशिप करने के लिए कहा गया था, जिसकी मृत्यु बर्मा में हुई थी और मरते समय उन्होंने कहा था कितना बदनसीब है जफर, तुझे अपने मुल्क में 2 गज जमीन भी नहीं मिली, काफ़ी दुख होता है। और इस तरह ये पूरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है, जिसमें आप लोग ध्यान देना प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। अब सल्तनत काल और खासकर मुगल काल में जो मैंने बताया है महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं उनको आप देख लेना। अब यहाँ मैं ये खास बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि बहादुर शाह जफर को जब लीडर बनाया गया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का, तो उन्होंने पहली बार हिंदू और मुस्लिम दोनों को संबोधित करते हुए, दोनों की एकता की बात करते हुए और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए जो पहला उद्घोषणा की थी, जो भाषण पढ़ा था, उसके कुछ अंश मुझे मेरे हाथ लगे हैं, उनको मैं आपको पढ़ के बताता हूं। क्यों? क्योंकि आज ये बहुत ज़रूरी है। उस समय 1857 में जो एकता हमने दिखाई, शायद वो एकता आप कहीं दिखाई नहीं दे रही है या दूर होते जा रही है। ज़रूरत है हम सबको फिर से मिल करके एक नए भारत बनाने की और आने वाली चुनौतियों का मिलकर सामना करने की। इसलिए इस भाषण को मैं एक बार पढ़ रहा हूं और ज़रूरी समझता हूं, तो आप लोग सुनना। ये भाषण के अंश जो हैं, हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान भाइयों, उठो, खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अता की हैं उनमें सबसे कीमती बरकत आज़ादी है। क्या वह जालिम फिरंगी जिसने धोखा देकर हमसे यह बरकत छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उनसे महरूम रखा जाएगा या महरूम रखा जा सकेगा? क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि अब हमारे पाक मजहब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि खुदा ने हिंदुओं व मुसलमानों के लिए उनके दिलों में उन्हें अपने मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है। और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी के प्रताप से जल्दी ही अंग्रेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में उनका जरा भी निशान नहीं रह पाएगा। हमारी फौज में छोटे और बड़े का फर्क भुला दिया जाएगा और सबके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि इस पाक जंग में अपने धर्म की रक्षा के लिए जितने लोग तलवार खींचेंगे वे सब एक समान यश के भागी होंगे। वे सब भाई हैं, इनमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं। इसलिए मैं फिर अपने हिंदू भाइयों से कहता हूं, उठो और ईश्वर के बताए हुए इस परम कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैदान जंग में कूद पड़ो। धन्यवाद।